एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, फिर इसके बाद गुप्त एरा, फिर हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। कल ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल, मतलब कि मध्य कोरियोरी वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य कब से कितना एडी तक है? तो ये 310 एडी से 540 एडी तक इसका था। ठीक है, अब ये उत्तर भारत मतलब यूपी बिहार वाले क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे गुप्त साम्राज्य। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त थे। ठीक है, फिर इनका बेटा आया घटोत्कच। बस इन लोग को बस नाम मतलब संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन मेन मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब मोस्टली इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को। तो ये कब से कब तक थे? तो ये 319 एडी से 334 एडी तक थे। ठीक है, इनको महाराजा धीराज की भी उपाधि दी गई थी और इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है, और इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी 320 एडी से, मतलब एडी से 320 एडी से। तो गुप्त संवत मतलब कि इनके हिसाब से दुनिया, जब इनका साम्राज्य था तभी से दुनिया चलती है। ठीक है, तो यहाँ से गुप्त साम्राज्य की इन्होंने शुरुआत करी थी। तो इसको उनका कहते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत, ठीक है। फिर स्वर्ण इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने चलाया था सोने के सिक्के। ठीक है, जिसको हम दिनार के नाम से जान सकते हैं। स्वर्ण सिक्के जो इन्होंने चलाया था उसका नाम इन्होंने दिनार था। ठीक है, दिनार, सॉरी इधर लिख देते हैं, दिनार था। ठीक, सबसे पहले मतलब कि देखिए, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो इंडो ग्रीक ने। ठीक है, फिर इसके बाद शुद्ध रूप से मतलब सबसे शुद्ध किसने चलाया था? तो कुषाण ने। फिर इसके बाद मोस्टली नंबर में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा किसने चलाया था? तो ये गुप्त साम्राज्य ने। ठीक है, गुप्त साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक, इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। इनके कब से कब से? तो 335 एडी से 380 एडी तक। ठीक, इन्हें मतलब गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और महान शासक माना जाता है समुद्रगुप्ता को। ठीक है, और ये कभी पराजित नहीं हुए हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा गया है। और इनके शासनकाल का अभिलेख जो इलाहाबाद प्रस्ती मतलब कि प्रयाग प्रस्ती मतलब इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? हरिसेन ने। इनके क्लास मतलब इनके शासनकाल के बारे में उसमें बताया गया है, जो प्रयाग प्रस्ती है। ठीक है, फिर इनको भारत का नेपोलियन कहा था बी.ए. स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन कहा था बी.ए. स्मिथ ने। ठीक, फिर इसके बाद इनको उपाधि मिली थी कविराज, परम भागवत, स्वर राज अक्षेत्रा। स्वर राज अक्षेत्रा मतलब कभी राजाओं से मतलब सभी राजाओं को परास्त करने वाला, मतलब ये कभी किसी से परास्त नहीं हुए हैं। और इन्हें मतलब इनको बीड़ा बजाते हुए स्वर्ण के सिक्कों पर दर्शाया गया था। इनके टाइम में स्वर्ण मतलब सोने के सिक्के चलाए गए थे जिन पे इनके खुद की फोटो थी बीड़ा बजाते टाइम। और यशोमेघ यज्ञ कराया था किसने? समुद्रगुप्ता ने। बस यहाँ से इतना कि समुद्रगुप्त का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। फिर इसके बाद मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा माने जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करी थी और इन्होंने कविराज, परम भागवत, सर्व अक्षेत्रा और की उपाधि धारण की थी। ये इन्होंने मोस्टली मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में सोने के सिक्के चलाए थे, संख्या में बहुत ज़्यादा। और इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे लेकिन उस पर खुद की इनकी फ़ोटो थी बीड़ा बजाते हुए। किसकी? समुद्रगुप्त मौर्य की। ठीक, समुद्रगुप्त की। फिर इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्ता टू, जो 380 एडी से 414 एडी तक थे। ठीक ना, तो इन्होंने अपने भाई, इनके भाई जो रामगुप्त और शक जो उनके शासनकाल में शक आए थे, उनकी हत्या करके इन्होंने सत्ता को हासिल किया था। ठीक है, और ये तांबे के सिक्के चलाए थे सबसे ज़्यादा, तांबे के सिक्के। और जो रामगुप्त थे उनकी पत्नी ध्रुवा देवी से इन्होंने शादी करी थी। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ध्रुवा देवी रामगुप्त की पत्नी थी जिसको मारकर इन्होंने इनकी पत्नी से शादी कर ली थी। ठीक, और शक आक्रमणकारी को भी इन्होंने मार गिराया था अपने शासनकाल में। और इनके शासनकाल में जो वैवाहिक गणबट मतलब बहुत ज़्यादा वैवाहिक रिश्ता दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी जो वाकाटाका के
शासक थे रुद्रसेन सेकंड, उनसे अपने बेटी की शादी करे थे। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चांदी का भी सिक्का प्रारंभ करने वाले इन्हें प्रारंभ किया था, मतलब इन्हें पूरे गुप्त एरा में इन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है। फिर इनके शासनकाल में इनके शासन को जानने के लिए एक मेहरौली स्तंभ लिखा गया था, मेहरौली शिलालेख, लौह स्तंभ, जो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में था। ठीक है। और इनके शासनकाल में 9 रत्न थे, जैसे शिवाजी में अष्टप्रधान थे, उसी तरह इनके साम्राज्य में 9 रत्न थे। इसमें 9 लोग थे, अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिशेर, कालिदास, नपाका, फिर इसके बाद शंकु, फिर वराहमिहिर, फिर वरुचि, फिर बेताल भट्ट। इनके शासनकाल थे। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बस इस गुप्त एरा में सबसे ज़्यादा यही उपाधि का तो पूछा जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा उपाधि का पूछा जाता है। तो हमारे चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की ली थी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सर्वराज अक्षेत्रा की ली थी। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने इन्होंने महाराज विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है। और इनके शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री था वो आया था इनके शासनकाल में। ठीक है। और वो बंगाल से अपनी यात्रा करी थी चीन के लिए, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। उसने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी थी चीन जाने के लिए? तो बंगाल से। ठीक है। फिर इनके शासनकाल में कुछ पुस्तकें लिखी गई जो कालिदास जी द्वारा लिखी गई थी, और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, फिर रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव और ऋतु संहारा जो कालिदास जी ने लिखी थी इनके शासनकाल में। फिर इनके शासनकाल में मृच्छकटिकम ने शूद्रक ने लिखी थी। चारदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी छोटी मिट्टी कला के रूप में जाना जाता है, छोटी मिट्टी कला के रूप में जाना जाता है। इनकी 2 पुस्तक थी जो शूद्रक द्वारा लिखी गई थी इनके शासनकाल में। ठीक, बस इनका शासनकाल यहीं तक है। फिर इसके बाद है कुमार गुप्ता, बस इनको इसलिए जाना जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो ये कैसे पता होता है कि ये इसने बनवाया था? तो जब पहले लोग बनवाते थे तो उस पर अपना नाम लिखते थे। ठीक है। तो इसने कुमार गुप्त के बस इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है। और इनके शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, बस इतना ही जानना है। ठीक है। फिर आते हैं स्कंदगुप्त। इन्होंने जो हुड़ थे उनका सफलतापूर्वक विरोध किया था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। कौन? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो गुप्त साम्राज्य का कैसा था। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में 4 भागों में बटा था। एक होता था एक होता था भुक्ति, इसको भुक्ति कहते हैं। हाँ, भुक्ति तो लिखा है यहाँ पे। भुक्ति होता था, फिर विषय होता था, फिर विथिस होता था, फिर ग्राम होता था। भुक्ति किसके अंतर्गत आता था? तो ये जिलों के अंतर्गत आता था। और विषयपति के अधीन आता था। फिर इसके बाद विथिस के नगरपति के अधीन आता था, और गाँव ग्रामिका के अधीन आता था। ठीक है। फिर इनके प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? एक कुमारमात्य थे, एक महादंडनायक थे, एक संधि विग्रहिका थे। तो कुमारमात्य किसके अधिकारी थे? तो जो उनको प्रांतीय अधिकारी कहा जाता था। और जो महादंडनायक थे ये दंड के लिए उत्तरदायी थे, और संधि विग्रहिका ये युद्ध और न्याय के अधिकारी थे। ठीक है। फिर इनके शासन में कुछ कर हो गए थे, जब भाग मतलब कि इनके उपज का 1/6 हिस्सा किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था। भोग, राजा को फल फूल आदि की राजा को फल फूल दिया जाता था, उसको भोग कहते थे। बलि मतलब आप समझ ही रहे हैं। फिर ऊपरी कर अतिरिक्त कर दिया जाता। और विष्टि क्या होता था? इनके राज्य में जबरन श्रम करवाया जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद सेना भक्ति क्या आता था कि इनकी सेना जिस ग्राम से जाती थी वहाँ पे उनको खाना खिलाना पड़ता था ग्रामवासियों के द्वारा। ठीक है। तो हमारा यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है। कल मिलेंगे। बस इसका एक और है गुप्त एरा वाला, बस वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम मध्य वाला शुरू करेंगे। ठीक है, मध्य इतिहास के बारे में। तो अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए।